मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से संजय जी हमारे साथ उपस्थित है। बहुत ही अच्छे एग्रोनॉमिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है और निश्चित तौर पे उन्होंने जो काम किया है वो आज लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणादायी है, क्योंकि मौसम्बी और आम के भागों को उन्होंने अच्छी तरह से बना के रखा है। और बहुत सारे वैरायटीज़ है इनके पास, मौसम्बी के, अम्बे के भी बहुत सारे वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगा और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से उसको इस्टेब्लिश किया है। तो जब भी आपको मौका मिले तो मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद में ज़रूर संजय जी से मिले, उनके जो मौसम्बी के भाग हैं उसको देख कर आइएगा। तो आपको भी अच्छी तरह से एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप खेती करते हैं तो कमर्शियल भी आप कर सकते हैं और फलों का जो भाग है उसको कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसका पूरा जो जानकारी है आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आइए, ऐसे विशेष संजय सर का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ। संजय जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका कैसे इस फील्ड में आना हुआ और आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ, आपका जन्म कहाँ हुआ, थोड़ा सा। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे तो ऐसा है कि मेरा जो पढ़ाई है, मेरा खुद का गांव जो है वो भराड़ी है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। लेकिन मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो मराठवाड़ा के अंदर है। मेरी जो पढ़ाई है वो मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी से हुई है। अच्छा। मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट परभनी से हूँ और मैंने वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर में वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं फ्रूट रिसर्च सेंटर हिमायत बाग औरंगाबाद में साइंटिस्ट के रूप में काम करता हूँ। अच्छा। वहाँ तकरीबन मैंने 16-17 साल आम के ऊपर काम किया। अरे वाह। आम के बारे में जो हमारा जो हिमायत बाग है औरंगाबाद में, ये रिसर्च सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। बिल्कुल। तो इसमें वो पहले वो निज़ाम की बाग थी और जब मराठवाड़ा निज़ाम के इसमें था तब निज़ाम ने पूरे निज़ाम स्टेट के जो अच्छे अच्छे आम के पेड़ है वो वहाँ पर वो पूरे हिमायत बाग में लगाए। अच्छा। और वहीं पे अब आप आज देखेंगे तो हर एक पेड़ पौधे का जो फल है वो अलग अलग टेस्ट का है। अच्छा अच्छा। 100 साल के पेड़ अभी भी वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। अरे वाह। तो हिमायत बाग का आम काफ़ी मशहूर औरंगाबाद सिटी के अंदर है। तो अभी भी लोग आम के मौसम में ज़्यादा पैसे देकर वही के आम खरीदते हैं। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा आम के बारे में फेमस है। और इसके बाद मैंने इन सर्विस में ही महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी से डॉक्टरेट प्राप्त की है। बहुत बढ़िया। वहाँ से डॉक्टरेट होने के बाद फिर मैं हिमायत बाग में और आ गया। वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर केशर मैंगो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट हमें मिला। अच्छा। इसमें हम अनेक देशों के जो अलग अलग वैरायटी है उसके पेड़ हमने हिमायत बाग में लगाए। वहाँ पे हमारा जो मराठवाड़े का केसर मैंगो बहुत फेमस है। तो बाहर के जो वैरायटी है उसमें कीट है, केंट है, टॉमी एटकिंस है, अलग अलग जो एग्जॉटिक वैरायटी है। और अपने यहाँ के जो वैरायटी है इंडिया के, उसका पेड़ लगाए और उसके ऊपर हमने रिसर्च शुरू किया कि भाई ये वैरायटी का अपने इंडिया के अंदर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा।
तो ये सब सेंटर ऑफ एक्सलेंस में हमने काम किया। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे उधर 40-50 वैरायटी अभी हमारे रिसर्च सेंटर में है। उसमें लंगड़ा है, चौसा है, नीलम है, तोतापुरी है, केसर है, अच्छा, अम्रपाली है। ये सब वैरायटी इसका कंपेरेटिव पर स्टडी हम लोग करते हैं और इसमें से अपने रीजन में कौन सा वैरायटी अच्छा आता है ये सुझाव, इसकी जानकारी हम लोगों को देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार को जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं मैंगो के अंदर, स्वीट ऑरेंज के अंदर, तो ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना ये हमारा काम रहता है। हमारे रिसर्च सेंटर में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को पौधे दिए जाते हैं, अलग अलग किस्म के पौधे लोगों को मिलते हैं और ऐसा हमारा मैंगो में काम चलता है। अभी रिसेंट में मेरा ट्रांसफ़र 2-3 साल पहले मौसम्बी संशोधन केंद्र, जिसको बोलते हैं हम सिट्रस रिसर्च सेंटर, ये बदनापुर में है, औरंगाबाद से 30 किलोमीटर जालना रोड पे है। अब फ़िलहाल हम मौसम्बी में काम कर रहे हैं और हमारा जो मराठवाड़े का मौसम्बी है उसका अरोमा, उसकी क्वालिटी इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया है। उसको एक पर्टिकुलर अरोमा है, एक सेंट है, वो इसीलिए मराठवाड़े की मौसम्बी, जो जालना डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है मौसम्बी के बारे में, तकरीबन 50-60 हज़ार हेक्टेयर पे स्वीट ऑरेंज हमारे मराठवाड़ा में ग्रो किया जाता है। और इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर ये मौसम्बी संशोधन केंद्र बदनापुर में काम करता है। वहाँ पे मैं डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ, मैं उसका ऑफिसर इंचार्ज हूँ। तो हमारे मराठवाड़े में सबसे बढ़िया मौसम्बी बोले तो न्यूसेलर की प्रजातियों की मौसम्बी होती है और उसका अरोमा और उसका टेस्ट देख के गवर्नमेंट ने मौसम्बी को जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई मिला है। ऐसी बहुत कम फल होते हैं कि जिसकी खासियत, जो वैशिष्ट्य है, उसके लिए उसी को जीआई दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारे जालना मौसम्बी को गवर्नमेंट में जीआई दिया है, इससे काश्तकार के मौसम्बी को अच्छे भाव मिलते हैं। तो जालना में ज़्यादातर न्यूसेलर मौसम्बी बहुत फेमस है। हमारे सेंटर पे हमने बहुत बाहर की प्रजातियाँ भी लगाई है। जो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जो किन्नू होता है उसका भी हमने पहला बगीचा हमारे स्वीट ऑरेंज रिसर्च सेंटर में लगाया है और हम इसको कंपेयर करते हैं मौसम्बी के साथ कि भाई अपने क्लाइमेट में, अपने सॉइल के अंदर मौसम्बी और एक किन्नू का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो काश्तकार को कितना पैसा इसमें गुंताना पड़ता है, उसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या आता है। तो ऐसे अलग अलग स्टडी हम लोग एक साइंटिस्ट होने के नाते रिसर्च सेंटर में हमेशा के लिए करते हैं। बहुत इसके बजाय हम फार्मर को ट्रेनिंग देते हैं। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन से जो मेलावे होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, हम गांव-गांव जाके फार्मर को इसके बारे में अवेयर करते हैं। पेड़ कैसा लगाना, कौन सी वैरायटी चूज़ करना, सॉइल का पोजीशन क्या है, इसको फर्टिगेशन कैसा करना, इरिगेशन कैसा देना, कीड़े मकोड़े को कंट्रोल कैसा करना। और ज़्यादातर आजकल ऑर्गेनिक खेती की बात चल रही है। बिल्कुल। इसको कोई नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, कोई इसी को विष मुक्त खेती भी कहते हैं, कोई उसको यौगिक खेती भी कहते हैं। तो सर्वांगीण जीवन का आधार, अब जो आप देख रहे हैं आजकल की बीमारियां बहुत बढ़ गई, जिन लोगों को विष मुक्त अन्न नहीं मिल रहा है, इसके लिए हर संस्थान, गवर्नमेंट के हो या निजी संस्थान हो, वो काफ़ी इसके बारे में जागरूक हो चुके हैं। उसी वजह से अभी माउंट आबू में जो एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की विंग है ब्रह्म कुमारी जी की, उन्होंने 2 जून से 6 जून तक कृषि का जो आधार है, सर्वांगीण विकास का आधार, वो यौगिक खेती के बारे में अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। वो कॉन्फ्रेंस में हमने भी हमारा सहभाग जताया और काफ़ी अच्छा डिस्कशन, भारत से जो वैज्ञानिक आए, कोई फार्मर आए, उनसे हमारा काफ़ी डिस्कशन इस बारे में हुआ। तो ऐसा ये काम सभी भाइयों, सभी साइंटिस्ट, निजी संस्थाओं, गवर्नमेंट संस्थाएं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सब अपने अपनी जगहों पे अच्छी तरह से काम इंडिया के अंदर हो रहा है।
ताकि इसका अंतिम उद्देश्य एक ही है कि लोगों को विषमुक्त अन्न मिलना चाहिए, लोगों की सेहत अच्छी होना चाहिए और सब दुनिया खुशहाल होना चाहिए। यही ये सभी संस्थाओं का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। बिल्कुल। तो अपन ये मधुबन ये सुनते रहने से अपन हमेशा ये मौसम्बी और आम के ऊपर पूरे साल में एक हर 8 दिन के भीतर एक एक टॉपिक के काश्तकार हो या कोई इसमें रुचि लेने वाले भाई होंगे, उनके लिए अपन एक सीरीज अपन बनाएंगे, शुरू करेंगे। और हमेशा रमेश भाई आपके साथ भी है और अच्छे उसमें जो कुछ लोगों के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होंगे, गलती, वो भी अपन इसके माध्यम से सुलझाएंगे। जी संजय जी, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, अपने बारे में भी बताया किस तरह से आपका जो है एजुकेशन के बाद कृषि में जुड़ना हुआ और कृषि में आपने विशेष रूप से जो है रिसर्च काम किया है और फल बाग में विशेष रूप से आपने डिग्री हासिल किया, जो एक बहुत ही यूनिक काम है। और आपने जो बगीचे के बारे में बताया और निज़ाम का जो बगीचा है उसके बारे में जिक्र किया, और वहाँ पर 100 से अधिक वैरायटी वाले आम हैं और उस आम को लोग बहुत ही अच्छी तरह से ख़रीदते भी हैं, ज़्यादा पैसे में भी ख़रीदते हैं, ये आपने बताया। और हर चीज़ की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, जो चीज़ें हमें अच्छी क्वालिटी में अच्छी तरह से मिल जाती हैं तो लोग उससे पसंद भी करते हैं। तो अब रही बात कि हम लोग किस तरह से आज के समय में जैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करके खेती कर रहे हैं उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे विधिवत अगर हम लोग चेंज हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें हम कर पाएंगे ठीक से, लोगों को जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं या फिर विषमुक्त जो खेती है वो सारी चीज़ें हम लोग विधिवत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत सब कुछ बंद कर दिया और ऑर्गेनिक करने लगे और आपको कुछ मिला नहीं, तो ऐसा ना हो। इसके लिए संजय जी जैसे जो विशेषज्ञ है, जो जानकार हैं, उनके सलाह में, उनके मार्गदर्शन में जब हम चीज़ें करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा और आपका नुकसान भी कम होगा। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे कृषि विशेषज्ञों को रखा गया हर गांव में, लेकिन आज वो लोग ज़्यादा जो है हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और जो आदत बनी हुई है उसके कारण थोड़ी सी मुश्किलें आ रही। इसीलिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी नज़दीक वाले जुड़कर ट्रेनिंग लेके प्रॉपरली अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा जहाँ पर बात आती है कि चेंज का, विष मुक्त जो खेती करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली इसके रिप्लेसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको जानकारी चाहिए। अगर वो रिप्लेसमेंट आपको नहीं पता है तो आपके लिए मुश्किल का काम होगा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, तो इससे आपको भी अच्छा होगा और हम सभी लोग मिल के इस काम को कर सकते हैं। तो संजय जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि लोग खेती यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, फल बाग वगैरह इनके पास कम है, तो क्या जो खेती कर रहे हैं, समझो सरसों वगैरह उगा रहे हैं, उनको अगर फल बाग में अपना खेती करना है तो ऐसा डायरेक्टली चेंज करने में कुछ उनको दिक्कत है या कुछ उनको रिसर्च करना पड़ेगा या कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा? इसके लिए क्या कैसा है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो लैंड होल्डिंग लोगों के पास बहुत कम है। हाँ, तो लोगों को खाने के लिए भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए डायरेक्टली अपन पूरा हॉर्टिकल्चर कर दिए तो उनका प्रॉब्लम आ जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए अपन समझो अपने पास 3 एकड़ खेती है, तो उसमें आधा एकड़ पे पहले अपन बाग लगा के उसका रिजल्ट देखना चाहिए। जी जी जी। और उसके बारे में कोई अपने नज़दीक की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई एनजीओज है कि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हो, बराबर, तो उनसे कांटेक्ट करके कौन से जाति के पौधे लगाएंगे, कैसा लगाना, कलम कैसा लेना, कलम कैसा होना, उसको खरीदना कैसा, क्योंकि प्राइवेट वाले बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास बहुत स्कीम है, उनके ऊपर एक फार्मर को सब्सिडी भी मिलती है। बिल्कुल। ताकि आधे 1 एकड़ पे उन्होंने एक ट्रायल करके देखना चाहिए और फिर ये केंद्रों से प्रशिक्षण लेके ये अच्छा होने के बाद धीरे धीरे इसको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है। संजय जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई अनुभव व्यक्ति के साथ जब बात करते हैं तो आपको सही जवाब, सही चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप कहीं भी किसी छोटे व्यक्ति को ऐसे ही पूछ लेंगे तो वो अपनी मन की बात बता देगा। इसलिए आपको
प्रॉपर जो ज्ञान है वो चाहिए और प्रॉपर लोगों से मिलकर ही आपको अपना परिवर्तन कर सकते हैं, खेती में जो चेंज है वो कर सकते हैं। तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा संजय जी, आप जिस बाग आपने कैसे डेवलप किया अपना मौसम्बी वाला, उसके बारे में बताइए। शुरू में क्या दिक्कतें आई, फिर कैसे उसको आप मैनेज कर रहे हो और अभी कितने समय से इन चीज़ों को कर रहे हैं? तो हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो पूरा मराठवाड़ा का रीजन संभालती है। इसमें हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर है इंद्रमणि सर, वो काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन हमें उनका मिलता है। अच्छा। तो उनका तो कहना है कि भाई काश्तकार देवो भव, ये समझ के ही अपने को काम करना चाहिए। तो जो भी हमारे इधर काश्तकार आते हैं, बहुत सारे काश्तकार हर रोज़ हमारे रिसर्च सेंटर में आते हैं, हम उनके खेत में जाते हैं, उनको हर अलग अलग तरह की हम ट्रेनिंग भी देते हैं। और कुछ स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जो सरकार ने शुरू किया, उसका भी लाभ हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी मिलके वो काश्तकार को कैसा अपन ऊपर ला सकते हैं, इसलिए हर तरह के प्रयत्न हम लोग करते हैं। तो उनके लिए चाहे जो भी प्रॉब्लम उनको आए, तो पहले हम वो फार्मर का प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बाद में उसके ऊपर उनको क्या सुझाव देना चाहिए, साइंटिफिक उनको क्या बताना चाहिए, तो सब बारे में हम लोग हेल्प करते हैं। हमारे पूरे वैज्ञानिक जो है यूनिवर्सिटी के टीम हमारी है, तो उसमें हम वो टीम के साथ गांव में जाके जो भी काश्तकार को प्रॉब्लम है कि भाई कौन सा डिसीज आया है, कौन सा पेस्ट है, उसे कैसा कंट्रोल करेंगे, इस सब बारे में हम काश्तकार को हमारी रिसर्च सेंटर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से कांटेक्ट करके उनकी हर एक समस्या का हल हम लोग निकालते हैं। और इससे हमारी मौसम्बी का जो एरिया है तो मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा एरिया है भारत के अंदर। हमारा रीजन मौसम्बी के बारे में बहुत फेमस है। अच्छा। इसलिए हमारा पूरा फोकस है कि भाई सब तरह की टेक्नोलॉजी देके मौसम्बी का यील्ड ज़्यादा कैसे बढ़ा सकेंगे, उसको पौधे अच्छी किस्म के कैसे अपन दे सकेंगे, इसके बारे में सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा यूनिवर्सिटी बोल के हम काम करते हैं। और हमारा जो वाइस चांसलर का कहना है कि अतिथि जो है कि काश्तकार अपने अतिथि है, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको उसका यील्ड बनाना चाहिए, यही सही सेवा वो भगवान की है, ऐसा हम सब साइंटिस्ट लोग समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संजय जी, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया कि इस तरह से हम लोग खेती को अच्छी तरह से समृद्ध खेती कैसे करें, इसके बारे में आपने बातें, अपना अनुभव शेयर किया। और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें विशेषज्ञों का साथ लेकर अगर आप करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आपको शुरुआत में, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें एक विधिवत तरीके से शुरू हो जाती है तो आपको भी अच्छा लगता है और फिर बाद में आप उन चीज़ों को जो है मार्केट में अच्छी तरह से एक अच्छे कीमत में लोगों को बेच सकते हैं। तो जाते जाते मैं चाहूँगा संजय जी, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? तो रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको। कैसा आजकल कैसा कि जो टेक्नोलॉजी है, कोई भी काम अगर विज्ञान को रख के साथ के अगर किया तो उसमें सफलताएं अच्छी मिलती है। ब्लाइंडली कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो इससे अपने को विज्ञान के माध्यम से अगर खेती हो या कौन सा भी काम हो, उसमें ज़रूर आदमी को सक्सेस मिलता है, ये मेरा कहना है। और ये सक्सेस के बाद जो मुस्कुराहट आती है तो काफ़ी हैप्पी ह्यूमन काइंड बन सकता है, यही मेरा कहना है। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ साझा किया और निश्चित तौर पे आपका अनुभव हमारे राजस्थान और गुजरात के लोग जो सुन रहे हैं उन सभी काश्तकारों को काम आएगा। और निश्चित तौर पे ऐसा कहा जाता है भाई, जो चीज़ें समय के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, तो आज ज़रूरत है हमें कृषि के साथ साथ टेक्निक को जोड़ के काम करने का। अगर हम टेक्निक को नहीं जानेंगे तो कृषि आपका जो है ठीक से नहीं होगा। इसलिए कई किसान ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को कृषि के साथ जोड़िए, कृषि के एजुकेशन वगैरह सब उनको दें, ताकि वो आपको फिर हेल्प करेंगे और एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा भी लगेगा और आने वाले समय में तकनीक के साथ खेती करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, कुछ नई बातें लेकर आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके
हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या